हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले वर्कशीट नंबर 9 क्लास 10th की, हिंदी की, मैथ्स की और साइंस की। ठीक है जी। तो आज की डेट यानी 24 जुलाई 2020 की है। ठीक है। सो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो हिंदी में देखो, पहले आपको एक विज्ञापन दे रखा है। ठीक है। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन में कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह देने के लिए विज्ञापन छापते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे ऊपर आता है, फॉर्मेट दे रखा है विज्ञापन का कैसे फॉर्मेट होता है। तो सबसे ऊपर आता है जारी करता, यानी किसने जारी किया। इसमें देखो भारतीय सरकार का दिख रहा होगा आपको, एम्बलम वगैरह दिख रहा होगा, नेशनल एम्बलम। तो यानी ये भारतीय सरकार ने जारी किया है। उसके बाद शीर्षक क्या है, किस लिए जारी किया गया है। तो कोरोना वायरस का खतरा घटाए, ये चीज़ है, यानी इससे रिलेटेड, इसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसको कम कैसे करें। और उसके बाद आता है विषय विस्तार। विषय विस्तार का मतलब होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, विशेषता दे रखी होती है कार्यक्रम की। उसके बाद नीचे होता है उपशीर्षक। उपशीर्षक भी एक तरह से हमारा स्लोगन ही हो गया, ठीक है, नारा ही हो गया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही दे रखी होती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि शीर्षक का ही थोड़ा सा दे रखा होता है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। ठीक है, कोई लोगो या कोई नारा वगैरह दे रखा होता है। उसके बाद हम नीचे आता है सबसे सूत्र। सूत्र का मतलब होता है फ़ोन नंबर आदि, वेबसाइट वगैरह। ये देखो, ये लिखा है ना कि 24/7 ये फ़ोन नंबर दे रखा है और ये वेबसाइट वगैरह, ईमेल आईडी दे रखी है। ठीक है। तो ये होता है विज्ञापन। तो पहला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है कि मैं सुरक्षित तो भारत, दिल्ली सुरक्षित। ठीक है। मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित। तो सबसे पहले अगर आप सुरक्षित होगे तो आपका स्टेट सुरक्षित होगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, विज्ञापन बनाना है। तो आप कैसे भी बना सकते हो, तो मैंने ये फॉर्मेट रखा है। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार, तो जारी करता है दिल्ली सरकार है। ठीक है। ये हो गया अपना शीर्षक, मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित। ठीक है। कोविड-19 के लिए बना दिया मैंने कि देखो, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे, और हम आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा स्टेट सुरक्षित रहेगा और पूरा भारत सुरक्षित रहेगा कोविड-19 से। तो ये कुछ विषय वस्तु दे रखी है मैंने, कुछ विषय का विस्तार कर रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोए, बुजुर्गों का खास ध्यान रखे। ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप किससे जानकारी लेते रहे, जरूरी काम के लिए ही बस घर से बाहर निकले, और साथ ही में दूसरे और खुद के लिए दूसरों से दूरी बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नीचे ये जो मैंने उपशीर्षक लिखा है कि कोरोना से बचाना हमारी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार जारी करता है। तो दिल्ली सरकार ये बोल रही है कि कोरोना से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। हम आपको कोरोना से बचाएंगे, बट कर्तव्य आपका, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, कि आपको खुद का भी ख्याल रखना है, तभी हम पूरी दिल्ली को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद वही कि संपर्क सूत्र, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह ये। ठीक है। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो आपको ये दे रखा है कि इनसे रिलेटेड विज्ञापन के आकर्षित नारे बनाने हैं। तो कोई भी नारा ले सकते हो, इनके डिसएडवांटेज बता सकते हो, जैसे फ़ोन के डिसएडवांटेज से रिलेटेड या एडवांटेज से रिलेटेड नारा बता सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया ये। ब्रश, स्वास्थ्य वगैरह से रिलेटेड। तो मैंने कैसे बनाया, फ़ोन का सबसे पहले तो बनाया है कि अफवाहों से बचे, सही जानकारी साझा करें। ठीक है। ये भी एक तरह से नारा ही है, स्लोगन ही है कि देखो, फ़ोन पे बहुत अफवाह फैलती है। ठीक है, बहुत सारी अफवाह फैलती है। तो अफवाहों से बचे, सही जानकारी साझा करें। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी भी हो फ़ोन वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो सही जानकारी साझा करें। हो गया ना। तो इस वस्तु से रिलेटेड आकर्षित नारा वगैरह मैंने दे दिया। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। तो एक तरह से पढ़ाई को डिनोट करता है। तो मैंने ये बनाया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है। ये थोड़ा लग रहा होगा आपको कि ये तो सुना सुना सा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को थोड़ा पता है। ठीक है। और पता भी तो कह देना कि हमको माइंड में आया था मैम यही, तो हमने ये लिख दिया, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। ठीक है। आप भी बना सकते हो यार, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। बड़े बहुत ही लॉजिकल है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया सोचने में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप सोच कर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है। और क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर विज्ञापन आपको आएगा, आपको पता ही है ना, विज्ञापन वगैरह और जानकारी वगैरह देने के लिए, तो उसमें हमें नारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा होगा कि टाइम दे के आप थोड़ा नारा वगैरह बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट है ये ब्रश का दे रखा है। ठीक, ब्रश यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड। और आप ब्रश करोगे तो आपकी स्माइल बनी रहेगी, नहीं तो ये दांत गायब हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए मैंने बनाया रोज़ ब्रश करें, क्योंकि आपकी स्माइल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपने देखा होगा जो ब्रश नहीं करते वो फिर स्माइल भी नहीं करते। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कि कोई देख ना ले येलो टीथ, है ना। सो ये है। ओके। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का है ना, ये एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुका था। ठीक है। लास्ट वाली जो वर्कशीट नंबर 8 थी उसमें यही था कि दो इक्वेशन आपको दे रखी होती है, दोनों की एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आपको ग्राफ बनाना होता है। अगर वो ग्राफ कट करे तो वन सॉल्यूशन,
अगर वो एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों ग्राफ बन जाए, नहीं एक ही लाइन पे दोनों के ग्राफ बन जाए, तो वो क्या है, वो कोइंसिडेंस लाइन बनाएगा, और पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बताता हूँ मैं है क्या ये। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है तो ये मैंने कर रखा है, देखो ये देखो जी मैथ का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दे रखी है, देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है। तो a1, देखो a1 होता क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2 है ना, ये a1 है। चलो पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैंने देखो आंसर वैसे ही लिख रखा है तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, पहले देख लो। उसके बाद कंसिस्टेंट या अनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ से पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है अनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वन, मैनी और नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से। अब इसको समझते हैं कि है क्या। देखो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और आपको बिना ग्राफ बनाए बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल जाएगी या कोइंसिडेंस लाइन जाएगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सीधी बात है, दोनों इक्वेशन दे रखी है ना, तो पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, ओके। अब देखो a1 2 हो गया, b1 -3 हो गया, याद रखना -3, या माइनस है तो -3, जो c1 हो गया वो -8 हो गया। ठीक है जी, और हमारा जो सेकंड इक्वेशन जब हम लेंगे, ठीक है, 4x माइनस 6y माइनस 9, तो जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें a2 होगा हमारा 4, b2 होगा हमारा -6, याद रखना -6, ये मत भूलना। जो हमारा c2 होगा वो होगा -9। ठीक है, तो हमारा a2 निकल गया 2, a1 निकल गया 2, a2 निकल गया 4, तो 2/4। ये देखो इसमें यही लिखा है कि आपको पता है क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो मैंने ये लिखा a1/a2, b1/b2। देखो b1 क्या निकला था अपना -3, ठीक है, और b2 निकला था -6, ओके, और c1 निकला था अपना -8, और c2 निकला था -9। तो यही मैंने रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ना तो 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2 हो गया। ठीक है, वही 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये -8/9, -8/9, तो माइनस से माइनस कट गया, बट ये 8/9 है। अब देखो जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 की, बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, तो क्या होता है, ये देखो जी, तो आपका a1/a2, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन सा है। देखो आपका a1/a2 इक्वल था b1/b2 के, ये इक्वल का निशान है, इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल, ये देखो नॉट इक्वल लिख रखा है, नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, देखो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी लाइन है, पैरेलल है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप पैरेलल लिख दो। ठीक है, उसके बाद जब लाइन पैरेलल होती है ना, जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका आंसर आता है नो सॉल्यूशन। क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो अपना यहाँ पर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल लाइन है, समझ आ गया ना पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए पैरेलल लाइन आ गया। पैरेलल लाइन है तो वो क्या है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन यहाँ पर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो देखो हमारी जो पैरेलल लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे ही आपको ये दोनों करने हैं, तो अब मैं डायरेक्टली इससे ही बता देता हूँ। ठीक है, यही दोबारा दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये वाली इक्वेशन दे रखी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो इसमें c नहीं दे रखा था, तो c आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो a निकल गया 1, है ना, a1 हो गया आपका 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, जो b1 निकल गया वो -2 हो गया, और जो c1 हो गया वो अपना 0 हो गया। वैसे ही सेकंड इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें a2 b2 c2 जो हो गया, a2 हो गया हमारा 3, ठीक है, b2 हो गया हमारा 4, और c2 हो गया हमारा -20। तो वैसे ही करेंगे हम a1/a2, b1/b2 और a1/a2, ठीक है, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, ये तीनों ही एक तीसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके, मतलब ये तीनों ही इक्वल नहीं है। तो अब देखते हैं जब तीनों ही इक्वल नहीं होते तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते, तो ये देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तब क्या होता है, तब ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड वाले पे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखोगे आप यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप वन सॉल्यूशन लिखोगे। अब देखते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये अपना कंसिस्टेंट है जी, तो यहाँ पर आएगा अपना, इस वाले कॉलम में आएगा अपना कंसिस्टेंट, और वो a1/a2 की तो वैल्यू मैंने बताई दी थी, ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू है।
अब देखते हैं तीसरा, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है दोनों, तो वही A1 निकाल लिया अपने 1 हो गया ना A1, ठीक है। A1 निकल गया 1, B1 निकल गया 1, C1 निकल गया -6, ठीक है, ये याद रखना। और जो हमारा इसमें यानी A2 निकला वो 2 हो गया, B2 जो हो गया वो भी 2 हो गया, C2 हो गया वो -12 हो गया। तो वैसे ही A1/A2, B1/B2, C1/C2। इस बार क्या है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो जब ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, जब ये तीनों की तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ये देखो ये तीनों की तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंस लाइन है। तो यहाँ पर आपको कोइंसिडेंट लाइन लिखना है, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन होती है तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और वो वाली वैल्यू, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं हम साइंस की, ठीक है। साइंस की स्टार्ट करते हैं। तो साइंस का वो ये अपना वर्कशीट नंबर 9 है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कल वाली पीडीएफ में है ना, मैंने गलती से प्राइवेसी लगा दी थी, तो आप लिंक ओपन नहीं कर पा रहे। से आपसे मैं ध्यान रखूंगा कि वो आपके लिए भी अलाउ, आप भी उसको व्यू कर सको, उस पीडीएफ को, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनके आंसर भी और ये क्वेश्चन का लिंक भी। तो शुरू करते हैं। तो देखो ये कुछ दे रखा है, पहले तो इसको मैं डायरेक्टली अपने नोट से समझाता हूँ। जैसे ये देखो नोट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। सो देखो ध्यान से सुन लो, जब आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो मेटल कार्बोनेट से, ठीक है, तो आपको जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से ज़्यादा इजी होगा। NaCO3, ठीक है, मेटल, ये मेटल है, Na मेटल होता है ना, सोडियम मेटल होता है, मैंने आपको बताया था। सोडियम मेटल हो गया और CO3 कार्बोनेट हो गया, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया ना। तो मेटल कार्बोनेट को HCl क्या होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों को आपने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, जो Na है, ठीक है, वो Cl के साथ आ गया, तो NaCl बन गया। और NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। Na के Na में पॉजिटिव चार्ज है, Cl में नेगेटिव, तो ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये सॉल्ट हो गया। ओके, अब देखो, अब बचा क्या, इससे मान लो Cl हट गया, इससे अपना Na हट गया, तो बचा क्या, CO3 और H, तो H2CO3, ठीक है, याद रखना H2CO3 बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जब आपका H2CO3 होता है ना, इसको कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कि आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, ये एसिड उसी के अंदर होता है, कार्बोनिक एसिड होता है उसके अंदर, और ये अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि आप इस H2CO3 को है ना H2O और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, यानी ये दोनों मिलकर भी ये बनते हैं, ठीक है। अभी है ना, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल है, ठीक है, इस टाइम H2CO3 में अनस्टेबल है। बट जब ये स्टेबल हो जाएगा ना, तो वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो देखो मैं तभी आपको बताता हूँ, जब आप बहुत तेज, ये जो लिम्का वगैरह होती है उसमें यही होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। जब आप इसे बहुत बार बार सोडा को और ये हिलाते हो ना, इसको शेक करते हो उस बॉटल को, कोक की बॉटल को, तो उसमें देखते हो वेपर निकलते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका साइंस का, यही पूछा हुआ है कि जब आप इसको शेक करते हो ना, तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले क्यों निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर बनता है और हमारी ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही बबल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें। ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। ऑन शेकिंग एनी ऑफ अ कार्बोनेट ड्रिंक, यानी लिम्का या कोक कुछ भी करते हो तो बबल निकलते हैं और बाद में वो बबल गायब भी हो जाते हैं, डिसअपीयर भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सीधी बात है, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट जो ड्रिंक होती है वो क्या होती है, पहले अनस्टेबल होता है, इसमें H2SO4 जो होता है, H2CO3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कार्बोनिक एसिड जो होता है अनस्टेबल होता है। बट जब आप इसको शेक करते हो तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है उसमें से, ठीक है। और जब आप थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देते हो तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है। क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल था ये तो, ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो सॉल्ट, ये सॉल्ट है, और ये H2CO3 जिसको हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यानी जब हम मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यही लिखा हुआ है देखो इस पीडीएफ के अंदर भी, कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट करवाते हो, मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो एसिड से, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। ये जो बता रखी है ना,
ये मैंने अभी बैलेंस नहीं करी है, ये वाली जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं करी, तो अब बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिना बैलेंस करे इक्वेशन कभी मत लिखना, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है बस। ओके, अब बात करते हैं कि जब आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 होता है हाइड्रोकार्बोनेट। जब आप मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है? तो देखो ये मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, Na मेटल है, HCO3 है आपका हाइड्रोकार्बोनेट है। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया एसिड के साथ यानी HCl के साथ तो क्या हुआ? सॉल्ट, यानी जो Na था उसने Cl के साथ, एसिड के Cl के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज रिएक्ट कर गया तो NaCl बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हाइड्रोजन H2O यानी वो वाटर बना, ठीक है। तो यानी ध्यान से सुनना, जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड को, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को या मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। याद रखना ये सिंपल सी इक्वेशन है, ये अब हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन कि जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है? ये आपका मेटल कार्बोनेट है, इसको रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ तो क्या बनता है? तो इसी का आंसर लिखा हुआ है मैंने कि देखो जी, आपने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया HCl के साथ तो MgCl2। अब ये Cl2 क्यों आया? क्योंकि मैग्नीशियम में 2+ आयन होते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास चलेगा और हमारे क्लोराइड या क्लोरीन के पास क्या होता है? एक नेगेटिव आयन होता है, तो ये Mg के पास चला गया, तो इसलिए ही MgCl2 आया। ये बच्चों को दिक्कत आती है कि 2 वगैरह क्यों आया, तो उसके लिए ना सिंपल आयोनिक कंपाउंड की एक वीडियो दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नेम द सिंपल आयोनिक कंपाउंड, वो जरूर देखना तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी कोई भी जो मेटल कार्बोनेट है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ तो वो क्या बनाता है? सबसे पहले तो सॉल्ट बनाता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव था तो सॉल्ट हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सेम है कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ यानी एसिड के साथ तो क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। बट मैंने इसमें क्या किया? इसमें बस बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस करना मत भूलना, ठीक है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, वो ध्यान से समझना। बार बार कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई भी है या नहीं भी हुई, ठीक है। इसके है ना कुछ तरीके बता रखे हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। तो चलो जी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलता है। सबसे पहले तो एक चीज़ है, ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। लाइम वाटर, बस इतना याद रखो, कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि लाइम वाटर कहते हैं हम CaOH2 को, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। जब आप लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, पहले पूरा सुनना, जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है ना तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर प्रोड्यूस करती है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना ये सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है। अब ध्यान से देखना, अब ये आपको एक बीकर दिख रहा होगा, ये जो भी है टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट है ना, मान लो ये सोडियम कार्बोनेट है तो ये मेटल कार्बोनेट है। जब आपने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो क्या बना? NaCl बना। NaCl वो है वो यहीं पर हो गया, सॉलिड दिख रहा होगा आपको, NaCl बन गया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें ये लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वाटर तो यहाँ बन गया, वाटर तो बन गया, बट वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। बट हमें कैसे पता चलेगा? देखकर तो पता चलेगा नहीं। अब देखो हुआ क्या, ये है ना, देखो एक ये डिलीवरी बीकर, यानी इससे जो गैस निकल रही है ना वो इसके अंदर जा रही है। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? ये देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पानी का बीकर है ना, ये सॉरी बीकर कह रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब है, इस वाली डिलीवरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना पहले से ही लाइम वाटर डाल रखा है, ठीक है। लाइम वाटर डाल रखा है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, इसमें से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कंफर्म नहीं है निकल रहा है नहीं निकल रहा, बट अभी मानते हैं कि मान लो निकल रहा है, ठीक है। हम यही चेक कर रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भी या नहीं है। हमको इतना पता है कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं जिसको।
और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें लाइम वाटर डाल दिया। अब अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आ रही होगी तो ये जो है ना वाइट हो जाएगा सॉल्यूशन और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, यानी ये जो गैस निकल रही है इसके अंदर से वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जब भी आप मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, और अब देखो इससे रिगार्डिंग ये अपने लाइम वाटर जो है, जो मैंने आपको बताया कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, और साथ में हमारा वाटर भी प्रोड्यूस होता है। मैं आपको बता दूं कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, जो आपने मार्बल सुना है संगमरमर जिससे अपना ताजमहल बना है। ठीक है, साथ में जो एग होता है ना, अंडे की जो शेल होती है वो भी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में जब बहुत मान लो यहाँ पर है ना कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बन अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है और इसको कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। बट जब यहाँ से बहुत ही सारी, मान लो बीकर, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब नहीं बीकर होता मान लो, और बीकर में से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती, जब आती रहती तो क्या होता, देखो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो पहले से ही है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी गैस आई कार्बन डाइऑक्साइड जिसने इसे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना दिया। पर जब इसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, मतलब देखो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, तो क्या होता है दोबारा से वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है जो कि एक एक्वस है, यानी दोबारा से पानी के अंदर मिल जाता है। पहले सॉलिड बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट के टाइम, बट दोबारा से एक्वस सॉल्यूशन पानी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो यानी जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। पर जब बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है ना तो वो दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है जो कि क्या होता है, एक्वस होता है, मतलब मिल जाता है उस पानी के अंदर। ये जब कैल्शियम कार्बोनेट था तो सॉलिड था बट ये मिल गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सिंपल है, आपको टिक करना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, मेटल है, और कार्बन क्या, कार्बोनेट क्या है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया। मेटल कार्बोनेट को जब आप HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि एसिड है रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, यानी जब आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, यानी ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, सही लिखा हुआ है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जब ये लाइम वाटर के अंदर जाती है तो इसको व्हाइट कलर मिल्की बना देती है ना, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो यानी ये वाली लाइन भी सही है। नेक्स्ट है कि लाइम एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो लिखा है लाइमस्टोन एंड एगशेल और मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी लाइन सही लिखी है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट है, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, जब मेटल ठीक है मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, एक गैस बनाता है और एक प्रोडक्ट बनाता है। तो उस गैस और प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो ये रहा सॉल्ट। ठीक है, यानी जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट दोनों में देखो प्रोडक्ट सेम ही है, एसिड सॉल्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो इसका मतलब जब आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट बनता है जो कि पहले ही दे रखा है, और साथ में बोल रखा है कि एक गैस बनाता है। वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, यानी ये सही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, शेयर जरूर करना, स्टेटस पे लगाओ, सबको बताओ। मैं आपके लिए ऐसे नोट्स के साथ वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।
क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट मारता हूँ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। मेन मोटिव यही है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, इसलिए मैं डायरेक्टली नोट्स का लिंक भी अब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। न्यू चैनल का लिंक, न्यू चैनल को भी आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ अपलोड नहीं किया पर जल्दी ही अपलोड करूंगा उस पर, तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।